हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार इसका भाग 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 में इस्लाम के उदय और इसके विस्तार के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने वहाँ पर सन 600 से लेकर सन 1200 के बीच में इस्लाम से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई थी उन सब चीज़ों को वहाँ पर देखा था और नोट डाउन भी किया था। आज के पार्ट 2 में हम लोगों की स्टार्टिंग धर्म युद्ध से होगी। देखिए, इस्लाम के उदय के बाद जैसे जैसे इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया है तो इस्लाम ने न केवल समूचे अरब प्रायद्वीप को बल्कि अरब प्रायद्वीप के आसपास के जो इलाके थे उनको भी अपने जद में ले लिया था। यानी खास करके इधर मध्य एशिया तक का रीजन जो था वो इस्लाम के प्रभाव के अधीन आ गया था। और अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका वाला रीजन है यानी मिस्र वगैरह जो कंट्री हैं वो भी इसके अधीन आ गए थे, वो भी इसके प्रभाव में आ गए थे। इसके बाद इस्लाम ने अपनी जो जड़ें हैं, अपने पांव जो हैं वो यूरोप में पसारने की सोची है। तो यूरोप में पहले से ही ईसाई धर्म का बोलबाला था और जैसे ही यहाँ पर जो अरब लड़ाके हैं इन्होंने पश्चिमी यूरोप में प्रवेश किया है तो वैसे ही इनका टकराव जो है ईसाई धर्म को मानने वाले जो राजा हैं, शासक हैं, उनसे इनका टकराव होता है। उस टकराव की परिणति ये निकल कर आती है कि इनके बीच में धर्म युद्ध छिड़ जाता है। तो यहाँ पर आज के पार्ट 2 में हम लोग उसी धर्म युद्ध के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था। देखिए, जेरूसलम जो है ये ईसाइयत में ईसाइयों की पवित्र भूमि मानी गई है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसी वजह से ईसाई धर्म में इसका काफी ज्यादा महत्व है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब अरबों ने इस जगह को जीत लिया है तो यहीं से इन दोनों के संबंध जो है खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आपने हेडिंग डाल ली होगी धर्म युद्ध। तो इस धर्म युद्ध के बाद आप लोग नोट डालेंगे और नोट में आप लोग यहाँ पर लिख देंगे अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था। तो इससे आपको एक इशारा ये मिल जाएगा कि इनके यानी मुसलमानों के, इस्लाम वालों के ईसाइयत वालों से संबंध कब से खराब होना स्टार्ट हुए हैं। तो आपको यहाँ से इशारा मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पे बताया गया अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनरुज्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ये चीज बताई गई है। तो आपको नोट में केवल यहां से लेकर यहां तक ये चीजें नोट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताया गया है मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई है। नॉर्मनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान जो थे मुख्य शत्रु रह गए थे। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य के अधीन जब अधिकांश यूरोप आ गया था उस समय भी यूरोप में कई ऐसे इलाके थे जहां पर जनजातियों का बोलबाला था। तो बाद के समय में जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार या प्रभाव बढ़ता गया है यहाँ पर, तो इन लोगों ने जो जनजातीय लोग थे उनको भी ईसाइयत में कन्वर्ट कर लिया है। तो उस समय दुश्मन इनके कौन रह गए हैं? उस समय इनके मुख्य शत्रु केवल मुसलमान रह गए हैं। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी बदलाव आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पादरी और योद्धा वर्ग जो है ये प्रभाव में आए हैं। खास करके पादरी वर्ग का प्रभाव काफी ज्यादा बड़ा है। पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को ईश्वरीय शांति यानी पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समूचा यूरोप जो है एक बार को रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया था, लेकिन जैसे जैसे करके बाद के समय में रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ है तो रोमन साम्राज्य के जीते हुए इलाकों पर अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ है। और इन स्वतंत्र राज्यों के जो शासक थे ये आपस में लड़ा करते थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन जब इन सब राज्यों में सब में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ है तो पादरी वर्ग का जब बाद में प्रभाव 11वीं शताब्दी में हुआ है तो पादरी वर्ग ने इन सभी राज्यों के शासकों को यही समझाया है कि अब आप लोग आपस में लड़कर ईश्वरीय शांति के लिए लड़ें, यानी पीस ऑफ गॉड आंदोलन के लिए आप लोग अग्रसर हों। तो ये बात इन लोगों ने इन राजाओं को समझाई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 18वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे
देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 में 17 पॉइंट कवर कर लिए थे, अब आपके पार्ट 2 में 18वें पॉइंट से आपकी स्टार्टिंग होगी। यहां पर आप लिखेंगे 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। इसी में सब पॉइंट प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को ईश्वरीय शांति पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले ईश्वरीय शांति आंदोलन से पहले स्थिति ये थी कि यहाँ के जो सामंती शासक वगैरह थे वो यहाँ के स्थानीय जनता थी उसका शोषण करते थे। लेकिन जब पादरी वर्ग का प्रभाव पड़ा है तो इन्होंने यहाँ के शासकों को समझाया है और इन्होंने फिर क्या किया है, आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित कर दी है। ये यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे करके ईसाई धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट कर पाना आसान हो पाया है। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। देखिए पहले के वहां पर जो शासक थे वो क्या थे, वो अपने लाभ के लिए लड़ा करते थे, यानी अपने हितों के लिए लड़ा करते थे। लेकिन 11वीं सदी में जब यहाँ पर पादरी वर्ग का प्रभाव पड़ा है, पादरी वर्ग ने इनको समझाया है, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने धर्म के लिए लड़े हैं। खास करके जो इनके ईश्वर के शत्रु हैं, यानी कि जो ईसाइयत को मानने वाले लोग नहीं है, ये उनके खिलाफ लड़े हैं। तो यहां पर अब आप लोग 18 का सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। ईश्वर के शत्रु का मतलब क्या है, जो गैर ईसाई लोग हैं इनकी ओर इन्हें मोड़ दिया है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है। इससे ऐसे विश्वास का, ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है जिसमें अविश्वासियों विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। यानी विधर्मी का मतलब क्या है, जो धर्म को मानने वाले नहीं है उनके खिलाफ लड़ाई अब यहां पर प्रशंसनीय मानी जाने लगी है। आगे यहां पर जिक्र किया गया कि 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया है और इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया है। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, 19वां पॉइंट आप लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। यह आपका 19वां पॉइंट है, यहां पे लिख दे रहा हूं, यह आपका 19वां पॉइंट है। अब देखिए यहां बताया गया कि पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर था। यानी कि यहां पर एक पोप अर्बन द्वितीय है, इनका नाम है। तो इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने 1095 में बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए इन्होंने क्या किया है, एक अभियान स्टार्ट कर दिया है, एक आह्वान किया है। तो पवित्र लैंड का मतलब क्या, होली लैंड का मतलब क्या, जेरूसलम, जिस पर 638 में अरबों ने कब्जा कर लिया था, उसको आजाद करवाने के लिए इन्होंने इसके माध्यम से, यानी इसी शासक के माध्यम से पोप अर्बन द्वितीय ने एक आह्वान किया है। तो अब आप लोग 19 का सब पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पोप अर्बन द्वितीय ने 1095 में बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश को मुक्त कराने के लिए, पुण्य देश यानी होली लैंड, होली लैंड का मतलब जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया, युद्ध के लिए आह्वान किया। तो यहां तक आपने 19 का सब पॉइंट लिख लिया होगा। बताया गया कि 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ अनेक युद्ध लड़े और इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया है। देखिए धर्म युद्ध में कोई एक युद्ध नहीं लड़ा गया है, बल्कि अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने कई युद्ध लड़े हैं। तो उन सभी युद्धों की श्रृंखला को धर्म युद्ध नाम दिया गया है। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसी में सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने
पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ अनेक युद्ध लड़े और इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, धर्म युद्ध किसे कहा गया है। तो यहां तक आपने इसकी जो भूमिका थी धर्म युद्ध की वो समझ ली है। अब यहां से जो धर्म युद्ध है, पहला धर्म युद्ध कब हुआ है, दूसरा धर्म युद्ध कब हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग अब आगे बढ़ते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। प्रथम धर्म युद्ध जो है 1098 से लेकर 1099 तक चला है। इसमें फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। शहरों में मुसलमानों और यहूदियों की उन्होंने विद्वेषपूर्ण हत्याएं भी की हैं। यहां पे बताया है कि मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को, जिन्हें फिरंगी इफ्रिंजी कहा जाता था, इनके आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। देखिए इन्होंने क्या किया है, यानी कि जो इटली के सैनिक, फ्रांस और इटली के सैनिक हैं, इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्द ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित भी कर लिए हैं और इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरेमर यानी समुद्र प्रारीय कहा जाता था। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 20वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099। इसमें फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। अब इसी में सब पॉइंट, इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन्होंने से मतलब जो यूरोप के दल हैं उन्होंने, और इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरेमर समुद्र पारी कहा जाता था। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब अगला पॉइंट 21वां पॉइंट, जब तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की। देखिए आउटरेमर प्रदेश में ही एक प्रदेश ये था एडेसा, तो एडेसा पर 1144 में तुर्कों ने फिर से कब्जा कर लिया है। इसके बाद फिर से क्या होता है, इसके बाद फिर से पोप ने दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की है। पहला धर्मयुद्ध तो आपने देख लिया 1098 से लेकर 99 तक चला है और उसमें इन्होंने सफलता भी हासिल की है। इन्होंने क्या है, पवित्र भूमि अपनी जो उसको आजाद कर जेरूसलम पर कब्जा कर लिया है, एंटियोक पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में धर्मयुद्ध में जीते गए 4 राज्य भी स्थापित कर लिए हैं। लेकिन बाद के समय में क्या होता है, बाद के समय में यहाँ परिवर्तन आता है। 1144 में यहाँ पर जो एडेसा है, एडेसा पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया है और तब पोप ने एक दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की है। तो यहां पर आप लिख लिया होगा, यहां पर तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया, जब लगा लेना आगे, और यहां से लेकर यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। पहला धर्मयुद्ध तो आपने देख लिया, पहले धर्मयुद्ध में क्या क्या सफलता मिली है वो आपने देख ली है। अब अगले वाले धर्मयुद्ध में क्या हुआ, दूसरे वाले धर्मयुद्ध में यह हुआ है कि यहां पर एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और बाद में जो आउटरेमर के रूप में 4 राज्य स्थापित किए गए थे, समुद्रपारी राज्य स्थापित किए गए थे, उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई है। धर्मयुद्ध का जोश है ये भी खत्म होता गया है और ईसाई शासकों ने विलासता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। यानी ये लोग फिर से अपनी वही पूर्व स्थिति में आ गए, जैसे पहले नए नए इलाकों के लिए लड़ा करते थे, अब उसी तरह से फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिया। यानी इन्होंने अब धर्म के लिए लड़ना बंद कर दिया है, अब अपने निजी फायदे के लिए लड़ना फिर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सलाह अल दीन, सलाहदीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया है और इसने क्या किया, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया। यानी ये मुस्लिम शासक है और इन्हें 1187 में पराजित कर दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाद के समय में आप ये देखेंगे, पहली बात तो इनकी हार कहां पर हुई है, इनकी हार दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश में इनकी एक हार हुई है। उसके बाद आउटरेमर प्रदेश जो है इनका कमजोर पड़ता गया है और उसकी शक्ति क्षीण होती गई है। बाद के समय में यह भी हुआ है कि इनमें आपसी विघटन हुआ है। यानी पहले जो लोग धर्म के नाम पर लड़ा करते थे, अब वो लोग निजी स्वार्थ के नाम पर लड़ेंगे। यानी उन्होंने धर्म का रास्ता थोड़ा सा ढीला कर दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया। तो बाद में यहाँ पर एक सलाह उल दीन करके एक शासक हुआ है, इसने मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया है और 1187 में इस क्षेत्र में रहने वाले ईसाई इनको
पराजित किया है और उनके खिलाफ धर्म युद्ध का आह्वान भी किया है। और इसने एक बाद के समय में क्या किया, उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। यहां पर यह चीज निकल कर आई है। तो देखिए 21वां पॉइंट आपने यहां से लेकर यहां तक लिख लिया है। इसके बाद इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे, एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, दमिश्क पर कब्जा करने की असफल कोशिश की, असफल कोशिश की। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, इसी में सब पॉइंट अब आप लिखेंगे। सेकंड सब पॉइंट, धर्म युद्ध का जो सब खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। यह आपका 21 का सेकंड सब पॉइंट है। इसके बाद 22वां पॉइंट आप लिखेंगे, सलाह उल दीन ने मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। इसी में इसका सब पॉइंट लिखेंगे 22 का, उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया, यानी जेरूसलम भी इनके हाथ से छिन गया है बाद में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका व्यवहार बताया गया है, यानी कि जो सलाह उल दीन है इसका व्यवहार ईसाइयों के प्रति कैसा था, इसका व्यवहार जो था उनके प्रति दयामय था। यानी खास करके उसने क्या किया है, उसने वैसे तो कई सारे चर्चों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी जो चर्चों के काम थे, कुछ चर्चों के काम ईसाइयों को ही सौंप दिए हैं। ये सारे काम इसने किए हैं, यानी ईसाइयों को भी स्वतंत्र रूप से रहने की आज़ादी दी है। हालांकि कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रहने का मौका दिया है। अब देखिए यहां पर आप ये देखेंगे, सलाह उल दीन ने 1187 में इन्हें पराजित किया है। इसके बाद इसने क्या जेरूसलम पर कब्जा कर लिया है। फिर उसके बाद क्या होता है, यानी इस शहर के छिन जाने के बाद फिर से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला है। यानी कि जो जेरूसलम शहर है इसके छिन जाने के बाद अब तीसरे धर्म युद्ध को बढ़ावा मिला है। तो यहां पर अब आप देखेंगे, इसमें अब आप लोग 23वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, जेरूसलम शहर के छिन जाने से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। लेकिन धर्म युद्ध में ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे करके समझ में आया होगा कि जेरूसलम के शहर के बाद क्या है, 1189 में इन्होंने उसको प्राप्त करने के लिए तीसरा धर्म युद्ध स्टार्ट किया है। लेकिन कोशिश बहुत की है, फिर भी इन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। कुछ तटवर्ती शहर वगैरह मिल गए। हाँ, हालांकि इतनी संधियां होकर इतना एग्रीमेंट हो गया है कि भाई आप लोग जो आपका पवित्र स्थान है वहां पर पूजा कर सकते हैं, वहां पर प्रवेश कर सकते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से आगे का घटनाक्रम क्या होता है, मिस्र के शासकों ने यानी मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर कर दिया। यानी कि जो जेरूसलम वाला पार्ट है, जैसा कि अभी आप जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद वाला पार्ट है। फिलिस्तीन जो इस पर अपना अधिकार जताता है और इजराइल वाले अपना बताते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि बाद में क्या हुआ है, 1291 में जो मामलुक शासक हैं मिस्र के, इन्होंने समूचे फिलिस्तीन से ईसाइयों को फिर से बाहर कर दिया है। जैसे तैसे करके तीसरा जो धर्म युद्ध हुआ है उसमें पूजा अर्चना करने की, जेरूसलम में एंट्री करने की आज़ादी मिली थी, लेकिन अब वो भी खत्म कर दी गई है। वो बात यहाँ पर बताई गई है कि इन्हें फिर से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर 23 का सब पॉइंट आप लिखेंगे, मिस्र के शासकों यानी मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया।
ऐसे करके आपने जो 3 धर्मयुद्ध लड़े गए हैं उन 3 धर्मयुद्धों के बारे में विस्तार से जानकारी एकत्रित कर ली है और लिख भी ली है। और जैसे ही जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि इन धर्मयुद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के 2 पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक पहलू यह था कि मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख हुआ, क्योंकि भाई ईसाइयों ने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध लड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले से माइनॉरिटी के रूप में इस्लामी राज्यों में जो ईसाई रह रहे थे उनके खिलाफ मुसलमानों ने कठोर रुख अपनाया है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच जो व्यापार है इसमें इटली के जो व्यापारिक समुदाय हैं इनका महत्व बना रहा है। खासकर वीसा है, जेनोवा है, वेनिस है, इनका प्रभाव बना रहा है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए ये लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो अगर आप जरा सा सोच भी लेंगे तो भी आप पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली बात है जब ईसाइयों का और इस्लाम वालों का लड़ाई हुई होगी तो इस्लाम के राज्य में रहने वाले जो ईसाई हैं उनके खिलाफ इस्लाम के समर्थकों का रवैया बदल गया होगा। तो ये कॉमन सी बातें हैं, तो वही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। अगली हेडिंग है आपकी अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। देखिए इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग इस्लाम के द्वारा विजित प्रदेशों को और इस्लाम के अधीन शासित प्रदेशों में वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। तो नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था और इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं पर राज्य जो था वो जमीन का मालिक था। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्रित करते थे। आगे बताया गया कि जमीन जो होती थी वो गांव की साझी संपत्ति थी। जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद वहां के मालिकों के द्वारा छोड़ दी जाती थी तो उन्हें इस्लामी शासक अपने अधीन ले लेते थे, यानी फिर राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली जाती थी। और साम्राज्य के जो विशिष्ट वर्ग के मुसलमान हैं, खास करके खलीफा परिवार के सदस्य हैं, उनको ये स्थानांतरित कर दी जाती थी। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे यहाँ बताया गया है कि कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था। जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था, यानी जैसे ही इन क्षेत्रों को जीत लिया जाता था तो ये इस्लामी राज्य की आय का स्रोत बन जाती थी। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी उस पर कर लगता था, खराज लगता था। और खराज कितना लगता था, यानी जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उनके 5वें हिस्से के बराबर खराज देना होता था। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत की थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। यानी कहने का मतलब क्या था कि एक तो वो लोग हैं जो कि इस्लाम के फॉलोअर नहीं हैं, यानी कि मान लीजिए गैर इस्लामिक लोग हैं। मान लीजिए कि एक इस्लामी राज्य ने किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया और वहां पर ईसाई धर्म का बोलबाला था, तो वहां के जो निवासी होते थे वो कितना कर देते थे, वो बताया गया कि वो जो अपनी पैदावार होती थी उस पैदावार के आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर कर देते थे। वहीं जो पहले से मौजूद वहां पर मुसलमान होते थे या फिर जिन लोगों ने वहां पर अपना धर्मांतरण कर लिया था तो उन्हें कितना कर देना पड़ता था, उन्हें अपनी खेती का 1/10वें हिस्से के बराबर कर देना पड़ता था। यानी उनसे जो कि गैर मुस्लिम थे उनसे 1/5 और जो मुसलमान थे उनसे 1/10 हिस्सा कर लिया जाता था। ऐसे समझ लीजिए। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 24वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था। जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। इसी में सब पॉइंट 24 का पहला सब पॉइंट, अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी कर लगता था। जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। इसमें सेकंड सब पॉइंट, जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत की थी अथवा जिसमें उनके द्वारा, इसमें इतना लिखना, जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत की थी उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। यानी आप समझ गए होंगे, जो मुस्लिम व्यक्ति थे उन पर उनके 1/10 हिस्से का कर लगता था, वहीं जो गैर मुस्लिम व्यक्ति थे उनको 1/5 या फिर आधा कर देना पड़ता था, अपनी उपज का आधा कर देना पड़ता था। तो बाद के समय में क्या हुआ है कि इस चीज ने धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया है। भाई लोग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लोगों ने क्या किया कि अपना धर्म ही चेंज कर लिया। तो यहां बताया गया कि जब गैर मुसलमान
कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे हैं, तो उससे राज्य की आय कम हो गई है। और बाद के खलीफाओं ने क्या किया है, बाद के खलीफाओं ने धर्मांतरण को निरुत्साहित किया है। निरुत्साहित इसलिए किया है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से कराधान में कमी आ रही थी। यानी लोग, अधिकांश लोग जब मुस्लिम बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कर का एकत्रीकरण होगा वो कम होगा। तो इसलिए जो खलीफा हुए हैं बाद में, तो उन्होंने धर्मांतरण को निरुत्साहित किया है। उन्होंने कोशिश ये की है कम से कम धर्मांतरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुसलमान लोग रहेंगे तो उनसे ज़्यादा कर मिलेगा, लेकिन लोग अगर मुसलमान बन जाएंगे तो उनसे कम कर मिलेगा। इसके अलावा एक परिवर्तन और किया गया है। बताया गया है कि 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जैसे इक्ता, यानी इक्ता कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया है। कहने का मतलब क्या है, 10वीं शताब्दी से यहां पर यह देखा गया है कि यहां पर इन्हें वेतन के रूप में जमीनें दी जाने लगी हैं, और इस व्यवस्था को इक्ता कहा गया है, जो कि अपने भारत में भी लागू हुई थी। तो यहां पर अब आप लोग 25वां पॉइंट लिखेंगे। 25वें पॉइंट में आप लिखेंगे 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया। लेने के लिए प्राधिकृत किया यानी कहने का मतलब क्या है, उन्हें भूमियां दे दी जाती थी जिससे कि बाद में उससे कर वसूल सकते थे। तो ऐसे करके इक्ता प्रणाली यहां से स्टार्ट हुई है। तो ये आपका 25वां पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इन्होंने कृषि सुधार के लिए प्रयास नहीं किया है, इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। इन्होंने बताया गया कि बहुत सी क्षेत्रों में इन्होंने विशेष रूप से खास करके नील घाटी जो है, यहाँ पर राज्य ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई के लिए सहायता भी दी है। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो जमीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। उन लोगों को रियायत भी दी जाती थी पहली बार, क्योंकि पहली बार में जमीन उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ जमीन कई साल बाद बनती है। तो इसलिए जो शुरुआती जमीन जोतते थे उनको कर में रियायत भी दी जाती थी। इसके अलावा बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैगन की खेती की गई और यूरोप को उनका निर्यात भी किया गया। तो यहां पर अब आप लोगों ने 25वां पॉइंट आप लिख लिया होगा, और 25वें पॉइंट के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, 26वां पॉइंट लिखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इनका जो निर्यात है वो किस प्रकार का निर्यात था। तो 26वां पॉइंट लिखेंगे, बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, इनकी खेती की गई और यूरोप को उनका निर्यात भी किया गया। इसके अलावा बाद में, यहां तक तो आपने इन्होंने कृषि के बारे में पढ़ लिया, इनका जो कृषि स्ट्रक्चर कैसा था, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर कैसा था, उसके बारे में आपने जान लिया। आगे यहां बताया गया कि बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों को बसाना था। तो इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, कुफा और बसरा इराक में, फुस्तात और काहिरा मिस्र में थे। इसमें अब आप लोग लिखेंगे 27वां पॉइंट, फौजी शहरों की श्रेणी में जिन्हें मिस्र कहा जाता था, कुफा और बसरा इराक में और फुस्तात तथा काहिरा मिस्र में थे। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो शहर थे पूरी तरह से आर्मी के लिए बने थे, यानी यहां पर इनके पूरे सैनिक रहा करते थे, इसलिए इन्हें फौजी शहर कहा गया। तो ये आपका 27वां पॉइंट हो गया। अब कुछ चीजों का जिक्र और किया गया है। बताया गया है कि अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या जो है बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई है। आप समझ सकते हैं, जैसे अब्बासियों ने इसको बगदाद को अपनी राजधानी घोषित किया है, उसके बाद यहाँ पर लगातार नगरीकरण में वृद्धि हुई है और यहाँ पर लगभग जनसंख्या वो 10 लाख तक पहुंच गई है, ये भी बताया गया है। कुछ चीजें और भी बताई गई हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जुड़ाव भी हो गया है, परस्पर संपर्क और कारोबार भी बढ़ गया है। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे। इनमें एक तो मस्जिद है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि सामूहिक नमाज वगैरह पढ़ी जाती थी। इसके अलावा दूसरा भवन जो था, ये समूह केंद्रीय मंडी थी, इसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास और सर्राफ का कार्यालय यहां पर होता था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 28वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे।
इसमें पहला सब पॉइंट, इनमें एक मस्जिद होती थी। सेकंड सब पॉइंट, दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी था जिसमें दुकानों की कतारें होती थी और व्यापारियों के आवास और सर्राफ का कार्यालय होता था। इस शहर के केंद्र में दो भवन समूह महत्वपूर्ण थे, एक तो मस्जिद है और दूसरा भवन समूह क्या है, केंद्रीय मंडी, जिसमें दुकानों की कतारें थी, व्यापारियों के आवास और सर्राफ का कार्यालय। सर्राफ का मतलब वही आभूषण का जो विक्रेता है या आभूषण की जांच करने वाले जो सर्राफ है उनका कार्यालय होता था। आगे यहां पर बताया गया है कि शहर प्रशासकों और विद्वानों और व्यापारियों के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट होते थे। यानी खास करके शहर पर जो प्रशासन करने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, व्यापारी हैं, यानी खास जो बड़े बड़े व्यापारी थे, इनके घर जो इनका केंद्र था, ये जो व्यापारिक केंद्र है, इनके पास में ही होते थे। सामान्य जो नागरिक थे वो सैनिकों के रहने के क्वार्टर भारी घेरे में होते थे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 29वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे शहर प्रशासकों और विद्वानों और व्यापारियों के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट होते थे, यानी शहर के प्रशासनिक केंद्र के निकट होते थे। इसी में सब पॉइंट, जो सामान्य नागरिक हैं और सैनिक हैं, इस सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के क्वार्टर भारी घेरे में होते थे, यानी कि इनसे दूर। जैसे ऐसे समझ लीजिए ये कोई शहर है, इनका एक शहर है, इस्लामी शहर है, यहां पर इनका क्या है, यहां पर इनका पूरा प्रशासनिक केंद्र है। तो प्रशासनिक केंद्र के आसपास यहां पर जो घर बने हुए हैं इसमें प्रशासकों के घर हैं, यहां पर विद्वानों के घर हैं, या फिर यहां पर जो कवि वगैरह हैं, व्यापारी वगैरह हैं बड़े बड़े, उनके घर बने हुए हैं। इसके बाहर की लाइन में, यानी इसके बाहर की लाइन में जो है सामान्य नागरिक हैं और सैनिकों के घर हैं, ताकि इनको प्रोटेक्शन दे सकें वो लोग, ऐसे करके। इसके अलावा शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान थे। इसके अलावा शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी शहर के केंद्र में जो थे प्रशासक लोग रहते थे और उसके बाहर सामान्य नागरिक और सैनिकों के रहने के बाहरी क्वार्टर थे। और शहर के बाहरी इलाकों में आप देखेंगे कौन थे, शहरी गरीबों के मकान थे और शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। तो देखिए आप लोगों ने क्या किया, 29 का पहला सब पॉइंट लिख लिया है, 29 का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान होते थे। तो शहरी गरीबों के यहाँ मकान होते थे, वहां पर देहात से जो सब्जियां वगैरह लाई जाती थी, फल वगैरह लाए जाते थे, उनके बाजार लगते थे। वहां पे काफिलों के द्वारा जो अस्वच्छ दुकानें वगैरह हैं वहां पर वहीं होती थी, चमड़े वगैरह की दुकानें वो सब होती थी बाहर। यानी जो गरीब लोग काम करते हैं तो वो दैनिक कामगार वाला जो काम होता है, तो पूरा बाजार वो बाहर की तरफ था, गरीब इलाकों में था। तो आपने 29 का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया है, शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान होते थे। इसी में थर्ड सब पॉइंट, शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। यानी इन्होंने कब्रिस्तान और सराय जो था, जो इनका शहर होता था, शहर की इन्होंने चार दीवारी की थी, तो कब्रिस्तान और सराय ये शहर से बाहर बनाए जाते थे, शहर के अंदर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि शहर के बाहर। कब्रिस्तान भी बाहर होता था और सराय भी बाहर होती थी। सराय का मतलब आप जानते होंगे जहां पर लोग यात्री आके रुकते हैं, उसे सराय बोलते हैं। तो आपने ऐसे करके 29 का सेकंड और थर्ड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया है। यानी विनिमय जो होता है उसके दायरे का विस्तार कर दिया है। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की है, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया है। जैसे जैसे इन्हें भौगोलिक ज्ञान होता गया है, वैसे वैसे क्या है, इन्होंने अपने व्यापार का प्रभाव भी बढ़ा दिया है। व्यापारिक क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भी बढ़ता चला गया है। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा। और ये जो व्यापार इनका होता था, ये 2 मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से ही होता था। तो यहां पर अब आप लोग लिखेंगे 30वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा। यानी कि अरबी और ईरानी व्यापारी जो थे वो भारत, यूरोप, इसके अलावा समुद्री व्यापार पर इनका एकाधिकार था। और ये व्यापार कैसे होता था,
यह व्यापार यानी सब पॉइंट, यह व्यापार दो मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। ये 30वें का सब पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए कौन कौन सी चीजों का, किन किन मदों का व्यापार होता था वो बताया गया है। मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीजों, बारूद को भारत और चीन से, लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और एधाब तक, फारस खाड़ी के पत्तन जो थे सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यानी किन किन मदों का व्यापार होता था वो मदें बताई गई हैं। मसाले हैं, कपड़े हैं, चीनी मिट्टी की चीजें हैं, बारूद हैं। तो देखिए ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग भारत का जो प्राचीन व्यापार है उसके बारे में अच्छे से अवगत हैं। आप जानते हैं प्राचीन काल में हम लोग मसालों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं। इसके अलावा सूती कपड़ा है या फिर जरी वाला जो कपड़ा है उसके लिए भी हम लोग एक्सपोर्टर रहे हैं। तो हम लोग ये सब चीजें जानते हैं कि भारत से कौन कौन सी मदें जो हैं इन देशों को एक्सपोर्ट की जाती होंगी प्राचीन काल में, वो सब हम लोग जानते हैं। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, केवल यहाँ पर लिख लीजिए उस समय यहाँ पर इनके कौन कौन से पत्तन थे उस समय के। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, इसके नीचे नोट लगा देंगे और लिख लेंगे लाल सागर के पत्तनों में अदन और एधाब और फारस खाड़ी के पत्तन सिराफ और बसरा तक जहाज लाए जाते थे। पत्तनों के मैं हटा देना। लाल सागर के पत्तनों अदन और एधाब तक और फारस खाड़ी के पत्तन सिराफ और बसरा तक जहाज लाए जाते थे। ये नोट में लिख देना। इससे समझ में आ जाएगा कि उस समय के इनके जो पत्तन थे कौन कौन से व्यापारिक पत्तन थे उस समय के। तो ऐसे करके आपको ये समझ में चीजें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताया गया कि मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौचालन के मौसम यानी कि मवासिम, जो मानसून शब्द का मूल है, इसके साथ पड़ता था। यानी कहने का मतलब यह है कि नौचालन के मौसम में जब लोग हज यात्रा के लिए निकलते थे उसी समय व्यापारिक यात्राएं भी होती थी। तो उस समय काफिले जो होते थे वो काफी बड़े हो जाते थे। इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे। यानी कि यहां पर जो भूमध्य सागर के सिरे पर जो सिकंदरिया पत्तन था तो वहां से यूरोप को जो व्यापार किया जाता था तो वो व्यापार यहूदी संभालते थे। ये बात भी यहां पे बताई गई है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपने 30वें का पहला सब पॉइंट आपने लिख लिया है। 30वें का अब आप लोग सेकंड सब पॉइंट यहां पर लिखेंगे। तीसवें का सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था। यहां तक फुल स्टॉप लगा देना। तो इनका जो विवरण प्राप्त हुआ है ये गेनेजा संग्रह में परिरक्षित पत्रों से इनका पता लगा है, ये बताया गया है यहां पर। अभी हम लोग कागज, गेनेजा, अभिलेख, इतिहास के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी पूरा खत्म कर दें। तो 30वें का सेकंड सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बताया गया है कि यहां पे बताया गया पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी, मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन तक ये लोग जाते थे, ये बताया गया है यहां पर। यानी ये कौन कौन सा सामान कहां से लाते थे वो जिक्र यहां पे किया गया है। तो ये चीजें यहां बताई गई हैं कि ईरानी व्यापारी जो थे वो मध्य एशिया और चीनी वस्तुएं, जिसमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तो देखिए ये आप लोग 31वां पॉइंट लिख लेना यहां पर। ईरानी व्यापारी यहां से लेकर पूरा यहां तक नीचे तक चीन जाते थे, इसके आगे जाते थे। पूरा आपका एक पैराग्राफ पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा कि कैसे कैसे इनका जो सिल्क रूट था उसको कैसे फॉलो कर देते, वो आपने यहां पर देख लिया है। आगे देखिए चीजें यहां बताई गई हैं। यहां बताया गया है तुरान भी, तुरान का जिक्र इसमें ऊपर आ गया है 31वें पॉइंट में, लिखने की जरूरत नहीं है। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था।
यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः फर और स्लाव गुलामों, स्लाव का मतलब क्या है, स्लाव से ही स्लेव निकला है। स्लाव का मतलब स्लाव जो जनजाति है उसके गुलाम जो होते थे, इनके व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक ये फैला हुआ था। यहां बताया गया कि इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं। यानी इस्लामी सिक्के यहाँ पे जो पाए गए हैं इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन समय में यहाँ पर भी व्यापार होता होगा। इन बाजारों में तुर्क गुलाम, दास दासियां भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। यानी कि यहाँ के जो बाजार थे, तो इन बाजारों में से तुर्क गुलाम हैं, खलीफाओं और सुल्तानों के लिए, दरबारों के लिए ये खरीदे जाते थे, जिसमें दास दासियां भी शामिल थी, इनके लिए खरीदे जाते थे। ये बात भी यहाँ बताई गई है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखिए, मैं पॉइंट नंबर मुझे भूल चुका हूं, तो आपका 31वां पॉइंट है ये। 31वें पॉइंट में अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें यहां पर अब आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। अब इनकी राजकोषीय जो प्रणाली है, अब देखिए हमारा 32वां पॉइंट चलेगा यहां से। अब इनकी हम लोग जो राजकोषीय प्रणाली है उसको जानेंगे। तो यहां बताया गया है कि राजकोषीय प्रणाली और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया है। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्राय सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में ये भेजे जाते थे। तो आप 32वां पॉइंट यहां से लेकर यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आप समझ जाएंगे कि यहां पर किन किन सिक्कों का प्रचलन था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्राय सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में ये भेजे जाते थे, ताकि कोई इनके डुप्लीकेट सिक्के न प्रचालित कर सके। यहां पे बताया गया सोना जो है उस समय अफ्रीका, सूडान से, और चांदी मध्य एशिया, जरफसन घाटी से आती थी। तो इसमें सब पॉइंट लिख लेना, 32 का सब पॉइंट, सोना अफ्रीका से और चांदी मध्य एशिया से आती थी। इसके अलावा यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, इस समय के व्यापार में यहां पर वाणिज्यिक पत्रों का चलन भी हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी परिघटना रही है उस समय की। यहां बताया गया कि मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। यानी जो वाणिज्यिक पत्र हैं, जो कि आज के समय में चलते हैं वाणिज्यिक पत्र, तो वो वाणिज्यिक पत्र उस समय चला करते थे। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज से लगभग 1200-1300 साल पहले ये वाणिज्यिक पत्र चलाया करते थे। तो इन्होंने साख पत्र चलाए थे। साख पत्र आप जानते होंगे, वही चेक, ठीक है, हिंदी शब्द साख का मूल है, चेक टाइप साख पत्र चलाए थे। हुंडियां चलाई थी, हुंडियां बिल ऑफ एक्सचेंज इन्हें बोला जाता है, ठीक है। इसका उपयोग व्यापारियों, साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 33वां पॉइंट लिखेंगे। 33वें पॉइंट में आप लिखेंगे साख पत्रों और हुंडियों का उपयोग व्यापारियों, साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। यानी आप समझ जाएंगे उस समय वाणिज्यिक पत्रों का भी प्रचलन था। इसी में ही सब पॉइंट। अब देखिए केवल यही नहीं है, इसके अलावा जो खलीफा भी थे तो वो भी अपना वेतन इन शक के जरिए, साख पत्रों के जरिए देते थे। तो यहां पे बताया गया है कि खलीफा भी वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते। शक का मतलब साख पत्रों का इस्तेमाल करते थे। तो ये 33 का सब पॉइंट आप लिख लेना कि न केवल ये केवल व्यापार में इस्तेमाल होता था, बल्कि खलीफा भी इसके जरिए वेतन भुगतान करते थे। तो इसमें सब पॉइंट आप लिख, शक का मतलब ब्रैकेट में साख पत्र, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 33 का सब पॉइंट हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। यहां बताया गया यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों में के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था। यानी उस समय गुलाम को काम में लगाना एक आम रिवाज था। लेकिन मुर्जबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंधक आमतौर पर किए जाते थे, जिसमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, निष्क्रिय साझेदार का मतलब क्या है, जैसे आज के समय में आपके शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाकर
कंपनियों में पैसा लगाते हैं और कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी ग्रोथ करती हैं और जो लाभांश होता है वो अपने जो भी इन्वेस्टर्स होती हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो वहां पर भी उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ निष्क्रिय जो साझेदार होते थे वो अपनी पूंजी लगाते थे और बाद बाकी जो सक्रिय सौदागर हैं उसका इस्तेमाल करके वो व्यापार करते थे। और बताया गया कि लाभ व हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। एक चीज और बताई गई है कि इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, लेकिन कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाता था। जैसे यहां पर ब्याज लेन देन गैर कानूनी था, यानी इस्लाम में ब्याज लेन देन जो है वो आज भी गैर कानूनी माना गया है, लेकिन फिर भी लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीकों से सूदखोरी करते थे। जैसे मुद्रा विनिमय, यानी हुंडी का जो विनिमय होता था इस पे कमीशन जो मिलता था इसके तौर पर इन्हें ब्याज मिल जाता था। तो यानी कहने का मतलब क्या कि प्रत्यक्ष रूप से तो ब्याज नहीं लेते थे, लेकिन जो भी चतुराईपूर्ण ब्याज के तरीके हैं, खास करके जो एक्सचेंज वगैरह चीजें होती थी, मुद्रा विनिमय वगैरह होता था, तो उसके जरिए इन्हें ब्याज मिल जाता था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आपने ऊपर 33वां पॉइंट लिख लिया है। ठीक है, यहां पर 33वां पॉइंट अब आपका हो गया है, सॉरी 33वां पॉइंट हो गया है, तो 34वां पॉइंट आप लिखेंगे। 34वां पॉइंट लिखेंगे, इस्लाम में ब्याज लेन देन गैर कानूनी था, हालांकि कुछ लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीकों से मुद्रा विनिमय पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेते थे। तो ऐसे करके समझ में आ जाएगा कि भाई ब्याज तो नहीं ले सकते हैं, इस्लाम में आज भी ब्याज पर पैसा देना हराम माना गया है, लेकिन उस समय भी लोग ऐसे थे जो कि धर्म को भी मानते थे और अपना व्यापार भी करते थे। तो यहां तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखिए ऊपर एक कागज के बारे में, गेनेजा के बारे में जिक्र किया गया है, ये हम अलग से लिख लेंगे, ये वाला कागज, गेनेजा, अभिलेख और इतिहास यहां पे बताया गया है। तो बताया गया कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा, क्योंकि पहले जो चीजें होती थी वो पेपायरस पर लिखी जाती थी। तो पेपायरस इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जब कागज अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर लेखन कार्य में भी तेजी आई है। कागज चीन से आया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और चीन ने अपनी इस कला को कई सदियों तक छुपा के रखा था। लेकिन बाद में बताया गया 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया और इनमें से कुछ लोग कागज बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थे। तो ऐसे करके यहाँ पर बताया गया कि अगले 100 सालों में समरकंद जो है कागज निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु, यानी समरकंद में जो है कागज निर्यात के क्षेत्र में कागज निर्यात यहां से महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है, ये बताया गया है। इसके अलावा बताया गया 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांशतः पेपायरस का स्थान ले लिया। पेपायरस भाई ताड़पत्र की जगह जो पेपायरस नाम का पेड़ होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था, तो उसका इसने स्थान ले लिया है। कागज की उपलब्धता से बताया गया, कागज की उपलब्धता होने की वजह से सभी प्रकार के वाणिज्य और निजी दस्तावेजों को लिखना भी सुविधाजनक हो पाया है। 1896 में फुस्तात पुरानी काहिरा में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे को गेनेजा कहा जाता है। गेनेजा में मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का विशाल संग्रह मिला है। तो गेनेजा अभिलेख का जो जिक्र आया है, तो गेनेजा अभिलेख का मतलब क्या है कि जो काहिरा का फुस्तात, यानी कि फुस्तात है जो पुराना काहिरा है, तो यहां पर बेन एजरा का यहूदी प्रार्थना भवन है, यहां पर एक सीलबंद कमरा है, सीलबंद कमरे को गेनेजा बोला जाता है। तो गेनेजा से जो भी अभिलेख मिले हैं उनको गेनेजा अभिलेख कहा गया है। आगे बताया गया है यहां पर गेनेजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियां और उनके टुकड़े थे, जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल की भी थी। अधिकांश सामग्री 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी की थी, अर्थात फातमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की ये थी। यहां पर इनके बारे में गेनेजा अभिलेखों के बारे में बताया गया है। अधिकतर इनमें से जो दस्तावेज थे वो यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे, जो हिब्रू अक्षरों में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का ही एक रूप था। आगे बताया गया गेनेजा के एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने भी अपनी पुस्तक इन एन एंटीक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी प्रस्तुत की है। हालांकि ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप नोट लगा लेंगे और नोट लगा के लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे। नोट लगा के लिखेंगे
751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया। जिनमें से कुछ कागज बनाने में बहुत निपुण थे। इसी में सब पॉइंट, अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। इसी में अगला सब पॉइंट, 10वीं शताब्दी के मध्य तक इसने अधिकांश पेपायरस का स्थान ले लिया। तो ऐसे करके कागज के बारे में कि इन लोगों को कागज की कला कहां से मिली है वो पता चल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग गेनेजा जो अभिलेख है उस पर आ जाते हैं। तो आपका नोट 1 हो गया है, अब आप लोग नोट 2 डाल दें। नोट 2, 1896 में फुस्तात यानी पुरानी कहरा में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे यानी कि गेनेजा में मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का विशाल संग्रह मिला है। इसी में लिख लेना, इनमें अधिकांश सामग्री 13वीं शताब्दी तक की थी, अर्थात फातिमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की थी। इसी में सब पॉइंट, अधिकतर दस्तावेज यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे। तो ऐसे करके गेनेजा अभिलेख के बारे में आपकी जो अवधारणा है वो भी क्लियर हो गई है। तो देखिए ये चैप्टर जैसा कि आप लोग जानते हैं काफी लेंदी चैप्टर है ये, और हमारा जो पहला वाला वीडियो था वो बड़ा होने का रीजन यही था। मेरा मानना यह था कि इस्लाम का जो इतिहास है, इस्लाम के जो भी शासक रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद, जो भी उनके उत्तराधिकारी रहे हैं, तो उनका जो इतिहास था तो उनको एक ही वीडियो मुझे कवर करना था, इसलिए पहला वीडियो थोड़ा लंबा बन गया। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने धर्मयुद्ध के बारे में, इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।